हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज IJPES के 2020 के बीपीएड के रिटन एंट्रेंस पेपर को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 3 है और इससे पहले इस वीडियो के 2 पार्ट और आ चुके हैं। DU का जो बीपीएड का पेपर होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। ये वीडियो का पार्ट 3 है और इससे पहले इसके 2 पार्ट और आ चुके हैं जिनमें हमने स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इस पार्ट में हम आगे के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन 60 तक, और आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो पार्ट 4 और पार्ट 5 में आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद चारों ऑप्शन बोलूंगा और जिस बीच में चारों ऑप्शन बोल रहा हूंगा उस बीच आपको मन में ही गेस कर लेना है कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। इससे दोस्तों आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 41। द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन इज। क्वेश्चन में पूछा गया है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के कार्डिनल सिद्धांत हैं। ऑप्शन है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय असेसमेंट, लर्निंग बाय डेमोन्स्ट्रेशन या लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय लिविंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय लिविंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। Which of the following components is not considered an eminent of health related fitness? क्वेश्चन में पूछा गया है, नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का एलिमेंट नहीं है, मतलब उसका पार्ट नहीं है? ऑप्शंस हैं बॉडी कॉम्पोजिशन, रिएक्शन टाइम, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस या मस्कुलर स्ट्रेंथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम जो है दोस्तों वो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का कंपोनेंट नहीं है। जब हम फिटनेस कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो 2 टाइप के फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं, एक स्किल रिलेटेड होते हैं, एक हेल्थ रिलेटेड होते हैं। तो ये जो रिएक्शन टाइम है दोस्तों ये स्किल रिलेटेड फिटनेस के अंदर आता है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। काइनेस्थेटिक इमेजरी इन विच एथलीट ऑब्जर्व अदर परफॉर्मिंग इज सेड टू बी। क्वेश्चन में पूछा गया है काइनेस्थेटिक इमेजरी जिसमें जो एथलीट है वो अन्य प्रदर्शन का निरीक्षण करते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव इमेजरी, इंटरनल इमेजरी, मेंटल प्रैक्टिस या सब्जेक्टिव इमेजरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव इमेजरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। ऑल फैक्टर्स दैट कॉज्ड ग्रुप मेंबर्स टू रिमेन इन द ग्रुप सच एज लाइकिंग फॉर द अदर मेंबर्स एंड द डिजायर टू मेंटेन और इंक्रीज वन स्टेटस बाय बिलोंगिंग टू द राइट ग्रुप इज सेड टू बी। क्वेश्चन में पूछा गया है वे सभी कारक जिनके कारण समूह के सदस्य समूह में बने रहते हैं, जैसे कि अन्य सदस्यों को पसंद करना और सही समूहों से संबंधित किसी भी स्थिति को बनाए रखने या बढ़ाने की इच्छा के बारे में कहा जाता है। ऑप्शन है प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कोऑपरेशन या कोहेसिवनेस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोहेसिवनेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। The problem caused by the blood supply to the diaphragm being shut off due to pressure from lungs above and abdominal contents below is known as। क्वेश्चन में पूछा गया है डायफ्राम को रक्त की आपूर्ति के कारण होने वाली समस्या ऊपर फेफड़ों के दबाव के कारण बंद हो जाती है और पेट की सामग्री नीचे के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन हैं मसल क्रैम्प, स्टिच, मसल सोरनेस या एसिडिटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्टिच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। आवर एबिलिटी टू पे अटेंशन टू ओनली सम एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस व्हाइल लार्जली इग्नोरिंग अदर्स इज नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे आसपास के शब्दों, संसार के केवल कुछ पहलुओं पर ध्यान देने की हमारी क्षमता है, जबकि बड़े पैमाने पर दूसरों की अनदेखी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव, सेलेक्टिव अटेंशन, सेंसरी मेमोरी या न्यूरल नेटवर्क। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सेलेक्टिव अटेंशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग कोपिंग बिहेवियर आर प्रॉब्लम फोकस्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा परछति व्यवहार मतलब कोपिंग बिहेवियर समस्या केंद्रित है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मेकिंग एफर्ट टू इम्प्रूव वंस परफॉर्मेंस आफ्टर अ सेटबैक। दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं इन्हें आप खुद पॉज करके एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, जब ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। सिर्फ एक बार सुनने से नहीं आएंगे, आप पॉज करके खुद भी इन्हें पढ़ें तो बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48। एट द टॉप लेवल इन ऑल स्पोर्ट्स इवेंट्स significant differences exist among sports person in their। क्वेश्चन में पूछा गया है
सभी खेल स्पर्धाओं में शीर्ष स्तर पर स्पोर्ट्स पर्सन के बीच महत्वपूर्ण अंतर मौजूद हैं। कौन से महत्वपूर्ण अंतर मौजूद हैं? ऑप्शंस हैं मेंटल प्रिपरेशन, फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी, बॉडी बिल्ड या सोशल रिलेशनशिप्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मेंटल प्रिपरेशन। जब हम टॉप लेवल पर बात करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट्स पे, तो वहां पर स्पोर्ट्स पर्सन का जो मेंटल प्रिपरेशन होती है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, और वही मेंटल प्रिपरेशन किसी प्लेयर को विनर और लूजर बनाती है। प्रैक्टिस तो सभी ने की होती है लगभग बराबर ही, लेकिन मेंटली कौन ज्यादा प्रिपेयर्ड है उस टॉप लेवल के इवेंट में, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अनीता सूद इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? क्वेश्चन में पूछा गया है अनीता सूद कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, संबंधित है? ऑप्शन है शूटिंग, स्विमिंग, टेनिस या टेबल टेनिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्विमिंग। अनीता सूद स्विमिंग गेम से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ए अवार्ड प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग इज नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है स्पोर्ट्स कोचिंग के फील्ड में दिया जाने वाला अवार्ड जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड या खेल रत्न अवार्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी द्रोणाचार्य अवार्ड। स्पोर्ट्स कोचेस को जो अवार्ड दिया जाता है उसका क्या नाम होता है? द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज कन्फर्ड टू आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स अक्रॉस ऑल स्पोर्टिंग डिसिप्लिन इन द गिवन ईयर? क्वेश्चन में हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में पूछा गया है कि जो कि इंडिया में स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। तो वो कौन सा अवार्ड है? ऑप्शन है अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड या द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूं, स्पोर्ट्स के फील्ड में जो हाईएस्ट अवार्ड है वो कौन सा अवार्ड है? खेल रत्न अवार्ड है, जिसका पिछले साल तक क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन इस साल इस अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम अब क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। ठीक है, तो अब अगर कोई आपसे पूछता है कि स्पोर्ट्स के फील्ड में जो हाईएस्ट अवार्ड है वो कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, द कलर ऑफ द 5th एंड 6th रिंग ऑफ द टारगेट फेज इन आर्चरी इज। क्वेश्चन में पूछा गया है आर्चरी में जो टारगेट फेज यूज किया जाता है उसमें जो 5th और 6th रिंग होता है उसका क्या कलर होता है? ऑप्शन है व्हाइट, ब्लैक, ब्लू या रेड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लू। आर्चरी का जो टारगेट फेस होता है जिसका 5वां और 6ठा रिंग होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, The 8 vertical column of squares in chess are called। क्वेश्चन में पूछा गया है चेस के अंदर जो वर्टिकल स्क्वायर्स होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हैं स्क्वायर्स, फाइल्स, रैंक्स या डायगोनल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फाइल्स। चेस के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें फाइल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मच किलो कैलोरीज प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन में पूछा गया है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी किलो कैलोरीज मिलती हैं? ऑप्शन हैं 3, 4, 5 या 6। का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 कैलोरीज। टोटल 4 कैलोरीज हमें 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग एज इज डिटरमाइंड बाय द साइन ऑफ प्यूबर्टी। क्वेश्चन में पूछा गया है एज को हम कई टाइप से क्लासिफाई करते हैं। अब अगर हम प्यूबर्टी के साइन से एज को क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो कौन से टाइप का क्लासिफिकेशन है? ऑप्शन हैं एनाटॉमिकल एज, फिजियोलॉजिकल एज, मेंटल एज या क्रोनोलॉजिकल एज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फिजियोलॉजिकल एज। अगर हम बता रहे हैं कि ये अपनी प्यूबर्टी की एज में है, इट मींस कि हम फिजियोलॉजिकल एज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, इन ओलंपिक फ्लैग रेड रिंग रिप्रेजेंट विच कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलंपिक का जो फ्लैग होता है उसमें 5 इंटरलॉक्ड रिंग्स होते हैं, उसके अंदर जो लाल कलर का रिंग होता है वो कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि जैसा कि आपको पता है पांचों रिंग 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनमें से रेड कलर वाला जो रिंग होता है वो कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन है अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। रेड कलर का जो रिंग है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सब आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, कीपिंग अ पिलो बिटवीन द नीज एंड स्टैंडिंग स्ट्रेट फॉर सम टाइम कुड बी वन ऑफ द एक्सरसाइजेस फॉर करेक्टिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है अपने दोनों घुटनों के बीच तकिए को लगाना है
स्ट्रेट खड़े होकर के कुछ समय के लिए। अब ये जो एक्सरसाइज है ये कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी को सही करने के लिए कराई जाती है? ऑप्शंस हैं बो लेग, नॉक नी, फ्लैट फुट या स्कोलियोसिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नॉक नी। नॉक नी दोस्तों एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है जिसके लिए कई टाइप की करेक्टिव एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, जिनमें से एक एक्सरसाइज क्या है? आपको अपने दोनों घुटनों के बीच पिलो को रखना होता है और स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होना होता है। ये चीज आपको रेगुलर प्रैक्टिस में लानी होती है, जिससे जो आपकी नॉक नी वाली डिफॉर्मिटी है वो कुछ हद तक सही की जा सकती है। नॉक नी का मतलब है घुटनों के बीच में गैप कम होना। ठीक है दोस्तों, तो कई टाइप की करेक्टिव एक्सरसाइजेस होती हैं, जिनमें से एक करेक्टिव एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई थी जो कि हमने अभी पढ़ी। और ये करेक्टिव एक्सरसाइज कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी के लिए है? नॉक नी डिफॉर्मिटी के लिए है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गोल्ड मेडल इन 400 मीटर रेस। क्वेश्चन में पूछा गया है 400 मीटर की रेस में वो कौन सी पहली इंडियन वुमेन है जिसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन सी, कमलजीत संधू। कमलजीत संधू वो पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने एशियन गेम्स में 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो पहला कौन सा भारत का प्लेयर है जिसने ओलंपिक में इंडिविजुअल मेडल जीता। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, केडी जाधव। केडी जाधव पहले इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हु ओवरकम चाइल्डहुड पोलियो। क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रैक एंड फील्ड के एक महान खिलाड़ी जिन्हें बचपन में पोलियो बीमारी हो गई थी, लेकिन उन्होंने पोलियो को हरा दिया, मतलब पोलियो बीमारी से छुटकारा पा लिया। ऑप्शंस हैं विल्मा रोडोल्फ, गैल डेवर्स, फ्लोरेंस ग्रिफिथ जोन्स या जैकी रॉबिन्सन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विल्मा रोडोल्फ। विल्मा रोडोल्फ ट्रैक एंड फील्ड के वो महान खिलाड़ी हैं जिन्हें बचपन में पोलियो जैसी बीमारी हो गई थी और फिर बाद में उनकी ये बीमारी सही हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 60 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में। अभी 40 क्वेश्चंस और बचे हैं जो कि आने वाले 2 पार्ट्स में हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले के जो 40 क्वेश्चंस हैं वो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख सकते हैं। इसके अलावा 2018-19 सेशन की मेरी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिस प्लेलिस्ट का नाम है प्रीवियस ईयर पेपर्स। वहां भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो आने वाले 2 पार्ट्स का इंतजार करिए, वो भी जल्दी ही हम कंप्लीट कर लेंगे। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।